बच्चों, लास्ट लेक्चर में अभी तक हमने जो जाना था वो जाना था आपके जड़त्व आघूर्ण के बारे में, दृढ़ पिंड के बारे में। और हमने भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति के दृढ़ पिंड हैं, इनके जड़त्व आघूर्णों को देखा था। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको चकती डिस्क का बताया था, मैंने आपको रिंग का बताया था, मैंने आपको खोखले सिलेंडर तथा ठोस सिलेंडर का बताया था, साथ ही साथ खोखले गोले तथा आपको ठोस गोले के बारे में बताया था, इसका जड़त्व गुण क्या होगा। पर एक चीज याद करिए, अब तक जितनी भी बच्चों चर्चा हुई है, जितनी भी जड़त्व आघूर्ण की चर्चा हुई है, किसी परिता, किसी अक्ष के परिता ही तो निकालते हम लोग जड़त्व आघूर्ण। अब अगर हम देखें तो यहां पर जितने भी जड़त्व आघूर्णों की हमने गणना करी है, उसमें जो अक्ष है वो आपकी केंद्र से पास हो रही है या गुजर रही है, केंद्र से जा रही है। हम किसी और अक्ष के बारे में बात कैसे करें, हम किसी और अक्ष की परिता किस प्रकार जड़त्व आघूर्ण निकालें, हर एक के लिए क्या कैलकुलस का यूज करेंगे, ये तो डिफिकल्टी बन जानी है। तो आइए आज के इस लेक्चर से जानेंगे कि किस तरीके से हम और किसी अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। वो जानेंगे किसकी मदद से, जड़त्व आघूर्णों की प्रमेय की मदद से। अब इस प्रमेय की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, ये प्रमेय कहाँ इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज में आएंगी और कहाँ हमें लिखनी है, इसके बारे में सारे डिस्कशन करते हैं पहले। तो देखो बच्चों, अगर आपको आईआईटी जेईई या नीट का एग्जाम देना है तो ये प्रमेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है जेईई में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है एक, उसको मैं डिस्कस भी करूंगा लेक्चर में, और नीट में भी पूछा गया है। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम में ये आपको ईयरली एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल जाती है। ये आपकी दो प्रमेय है इसमें। पहली आपकी समांतर अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आपकी दूसरी जो है बच्चों, वो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसे हम कहते हैं समकोणीय अक्षों की प्रमेय। इन दोनों के स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, साथ ही साथ इनका प्रूफ यानी कि सिद्धिकरण भी मांग लिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आ जाता है। अब ये दोनों बहुत आसान है, आपको अगर ये समझ में आ गई तो इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी बहुत आसान है। तो आपका साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी इस प्रमेय को पढ़ने से, और एक टॉपिक आपका स्कूल एग्जाम का भी अच्छे से निपट जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके की ये प्रमेय है और किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति। चलिए आज की हम लोग अपनी पाठशाला को शुरू करते हैं। तो जड़त्व आपको मैंने जितनी बताया था, जैसे ठोस गोले का बताया था आपको, मैंने ठोस गोले का बताया था कि ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है किसी केंद्र के परिता, केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिता जो है वो होता है 2/5 mr²। ठीक। अब मुझे किसी और अक्ष की परिता निकालनी है, या मैं आपसे बात करूं कि चकती है, चकती देखिए ना, पहिया अपना, पहिया है वलय वाला नहीं, सॉलिड एकदम डिस्क जिसे बोलते हैं। तो आपकी चकती है, चकती। अब ये चकती कैसा है, ये 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट है, इससे कोई अक्ष इसके केंद्र से जा रही है, और उस केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिता, इस चकती का जो जड़त्व आघूर्ण है वो है 1/2 mr²। अब मैं चाहता हूं कि चकती के तल में से कोई अक्ष जा रही हो, अक्ष जा रही हो, उसके परिता जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इस कैलकुलेशन के लिए हम जो थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जिस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, वो कहलाती है लंब कोणीय अक्षों की प्रमेय। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है ये प्रमेय, याद रखिएगा। ये प्रमेय आप लगा सकते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे रिंग के लिए लगा सकते हो आप डिस्क के लिए लगा सकते हो, आप एक प्लेट या पटल के लिए लगा सकते हो, लेकिन आप स्फेयर के लिए नहीं लगा सकते, सॉलिड सिलेंडर के लिए नहीं लगा सकते। तो इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। याद रहेगा ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो पहली बात ये होगी कि कहाँ लग सकती है। अब प्रमेय क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट है। अब 2D ऑब्जेक्ट में भाई दो अक्ष हो गई, एक अक्ष, दो अक्ष होंगी जो इसके लंबवत होंगी, आपस में लंबवत होंगी और इसके तल में स्थित होंगी। 2D ऑब्जेक्ट में दो अक्ष होंगी जो तल में स्थित होंगी और परस्पर लंबवत होंगी। इन दो अक्षों, इन दोनों अक्षों के परिता मुझे जड़त्व आघूर्ण पता है। मान लेता हूं कि ये है एक्स एक्सिस, इसके परिता मुझे वस्तु का जड़त्व आघूर्ण पता है। ये आपकी वाई एक्सिस, इसके परिता मुझे वस्तु का जड़त्व आघूर्ण पता है। तो इस तल के, इस 2D ऑब्जेक्ट के लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो इन दोनों जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। यही कहती है ये प्रमेय। आइए इस प्रमेय का स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों।
क्या स्टेटमेंट है? किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष, यानी देखो ये समतल पटल है यानी कि 2D ऑब्जेक्ट है, और इसके अक्ष के और इसके तल के लंबवत जो अक्ष है ये हो गई अक्ष, सापेक्ष जड़त्वागुण, इसके सापेक्ष हम जड़त्वागुण देखना चाहते हैं, यानी कि ऐसे रोटेट करेंगे तो कितना जड़त्वागुण आएगा। ठीक, जड़त्वागुण अब किसके बराबर होता है ये बताया गया है, उसके तल में स्थित, ये तल में स्थित है, दो परस्पर लंबवत, देखो ये x और y दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, लंबवत है, जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ठीक, वही बात लिखी है। अब जो आपकी एक्सिस है, जो तल के लंबवत थी, वो एक्सिस इन दोनों एक्सिस के, इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से गुजरती हो, ये बात एक इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं आपको मैथमेटिकल व्यू दिखाता हूं, आप वो देखिए। आइए बच्चों अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक पटल है, ठीक है, ये पटला है अपना। अच्छा, ये जो है ये एक्स वाई तल है आपका, ये एक्स एक्सिस कह दी, ये मैंने वाई एक्सिस कह दी, और ये जेड एक्सिस कह दी। तो थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से बच्चों, जो आपके एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है तथा वाई अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण है, उसका मान बराबर होना चाहिए जेड एक्स के परितः जड़त्वाघूर्ण के। ठीक, सिंपल स्टेटमेंट, आसानी से समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूफ कैसे करें? अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ टॉप से देख रहे हैं, ये आपका पटल है, इसको टॉप से देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की स्थिति होगी। ठीक है, आपका ये जो है आपकी वाई अक्ष हो गई, ये आपकी क्या हो गई, एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, और ये आपका कटान बिंदु हो गया, इससे पास हो रही है जेड एक्सिस जो कि तल के लंबवत है। ठीक बच्चों, अब हमारा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मैं क्या कहता हूं कि ये जो पटल है आपका, ये एक कण से तो नहीं मिलके बना है, कई सारे छोटे 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 कणों से मिलके बना है। तो इसमें से हम एक छोटा सा डीएम ले लेते हैं, जैसा हमने पहले भी किया था ना, वैसे एक डीएम ले लेते हैं। हमने कहा कि इस डीएम जो है, ये जो कि हमें जेड एक्सिस के परिता देखना है भाई, तो इस डीएम का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा इस एक्सिस के परिता या इस अक्ष के परिता, तो मुझे मिल जाएगा। तो उसका मैं देखूंगा कि भाई वाई और एक्स से कैसे रिलेशन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये जो डीएम मास है ना, इसकी जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर जो दूरी है या लंबवत जो दूरी है वो आर है। अब बच्चों इस डीएम के कोऑर्डिनेट भी होंगे, मैंने कह दिया एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये जो डीएम है एक्स और वाई प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो गए। तो एक्स क्या दूरी होती है, एक्स दूरी ये होगी, ये इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये एक्स दूरी होगी, और ये कौन सी दूरी होगी, ये वाई दूरी होगी। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे डीएम मास का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एक्स अक्ष के परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता गुण लिखता हूं, और इस डीएम मास का जेड माफ कीजिएगा वाई अक्ष के परिता क्या जड़ता गुण आता है उसको लिखता हूं। तो मैंने क्या करा भाई, इसे डीएम मास का छोटा सा जड़ता गुण होगा एक्स अक्ष के परिता। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। एक्स अक्ष के परिता जब जड़ता गुण की बात करेंगे तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी डीएम की देखेंगे, वो कितनी है, एक्स नहीं है वो वाई है, तो हम यहां लिखेंगे वाई स्क्वायर डीएम। अब हमें पूरी बॉडी का चाहिए होता है तो क्या कर देते हैं बच्चों, सिंपल स्टेप जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। एक्स में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, एक्स में एक्स नहीं आएगा, ये गलती बहुत हो जाती है। अब देखो इस डीएम मास का मैं वाई अक्ष के परिता बच्चों क्या देखना चाहता हूं, जड़त्व गुण देखना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए भाई लंबवत दूरी देखेंगे, और लंबवत दूरी यहां पर कितनी है, एक्स है, तो मैं यही लिखूंगा डी आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम। पूरी बॉडी का चाहिए होता है मित्रों, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो गया एक्स स्क्वायर डीएम। ठीक,
कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो जेड एक्स तो ये रहा, और इससे लंबवत दूरी कितनी है, आर रही। तो हम जेड अक्ष के परितः जो कहेंगे वो कहेंगे डी आई जेड आर स्क्वायर डी एम, और यहां पर कर देंगे पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेशन, तो आई जेड बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने पाइथागोरस पढ़ी है ना? पाइथागोरस तो बहुत अच्छे से आती होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कहती है ना? तो पूरा स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आई जेड प्राप्त हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएम, एक्स स्क्वायर डीएम प्लस वाई स्क्वायर डीएम। समीकरण 1 और 2 को देखो, कुछ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर डीएम क्या है? आई वाई। वाई स्क्वायर डीएम क्या है? आई एक्स। तो आई जेड आ गया। यही तो प्रमेय थी अपनी, यही प्रमेय थी बच्चों, जो कि अब हो चुकी है सिद्ध। तो ये है आपका लंब कोणीय अक्षों की प्रमेय का प्रूफ। ठीक, तो वही बात है कि भाई आपकी ये जो जेड एक्सिस है, मैं इसे ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस के अगर परिता, जेड अक्ष के परिता मुझे जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो वो जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होगा? एक्स अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण का, और वाई अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर। ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। साथ ही साथ जेड अक्ष जो है इन दोनों के कटान बिंदु से जा रही है। तीसरा पॉइंट, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, पहले से नोट कर लो फिर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें ये पता है कि किसी रिंग का, उसके जो केंद्र से जाने वाली अक्ष है, इसके परिता जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो कितना होता है? मैं लिखूंगा भाई आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यही तो है, रिंग इस तरीके से होती है, एक्सिस इस तरीके से होती है। तो इसके परिता जो जड़त्वाघूर्ण है वो मुझे पता है ना, इसके परिता आता है आपका एम आर स्क्वायर, जहां पर एम आपका द्रव्यमान है पूरी रिंग का, आर आपकी उसकी त्रिज्या है। अब मैं देखो रिंग को ऐसे टॉप व्यू ऐसे दिखा रहा हूं, ये। अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा इसका इस वाली एक्सिस के, यानी कि ये जो आपकी वाई एक्सिस है, इसके परिता आपका जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, इस अक्ष के परिता कितना आएगा, ये निकालना चाहता हूं। मतलब जैसे ये रिंग है ना, ये रिंग है ना, एक्सिस ऐसे जा रही है। अभी तो मुझे इसके परिता पता है, आई जेड कितना होता है, एम आर स्क्वायर। इसके परिता कैसे देखूं? तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे लंब कोणीय अक्षों की प्रमेय, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है भाई? 2D ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, एक तल में स्थित है। अब देखो ध्यान से भाई, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस यानी कि इस अक्ष के परिता जो जड़त्वाघूर्ण होगा बच्चों, वो बराबर होगा इसके। भाई ऐसे देख लो या ऐसी चीज को ऐसे देख लो, देखने से थोड़ी फर्क पड़ता है। यानी कि चाहे इसके परिता देखूं मैं, चाहे मैं ऐसे देखूं, व्यास के परिता ही तो देख रहा हूं मैं। तो व्यास तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यानी कि जितना इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे ऐसे करने पे, रिंग को रोटेट करने पे, जितना इस एक्सिस के अबाउट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, उतना ही इस एक्सिस के अबाउट होगा। यानी कि मैं कहना चाहता हूं आई वाई की वैल्यू और आई एक्स की वैल्यू बराबर होगी। कोई गलत बात नहीं है। आई एक्स की वैल्यू और आई वाई की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि दोनों सममित अक्ष है, दोनों व्यास है और परस्पर लंबवत है। दोनों व्यास है ना, और व्यास के परिता जो होगा आपका बराबर ही रहेगा, उतना ही विरोध मिलेगा। इसे कह देता हूं आई। मुझे आई जेड पता है, यानी कि केंद्र ऐसे वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहां पर लंब कोणीय अक्षों की बात लिखूंगा। तो आई जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स आई है, आई वाई भी आई है, और आई जेड की वैल्यू जो मेरी आई है वो है एम आर स्क्वायर। तो आपका यहां पर मैं लिख देता हूं 2i बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका आई एक्स की वैल्यू 1/2 एम आर स्क्वायर, आई वाई की वैल्यू 1/2 एम आर स्क्वायर। बच्चों ये किसकी निकाली है हमने? हमने वलय या हम कहें रिंग की
तल में से गुजरने वाले किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाला है। या हम कहें, आपसे पूछ लिया जाएगा ये प्रश्न में, भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आता है ये एक, कि किसी वलय का उसके व्यास के परितः कितना जड़त्वाघूर्ण होगा। तो कौन सी प्रमेय लगानी है, लंबकोणीय अक्षों की प्रमेय लगानी है, और यहां से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए चकती का बताइए, तो चकती का भी इसी तरीके से होगा। आइए देख लेते हैं। भाई चकती का उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण होता है, होता है 1/2 mr²। अब इसके एक अक्ष ऐसे हो गई और दूसरी अक्ष ऐसे हो गई। उसके व्यास के परितः कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो तर्क हमने यहां दिया, जो लॉजिक कि आई एक्स बराबर आई वाई होगा, वो यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम चीज है। और वो हमने कह लिया आई। अब आई जेड बराबर लंब कोणीय अक्षों की प्रमेय से लिखेंगे आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स की वैल्यू हमने आई ले ली और आई वाई की वैल्यू भी आई ले ली, और ये है 1/2 mr²। हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या हम लिख दें चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमें पता है बच्चों। तो ये 1/2 mr², तो आई यानी कि चकती का व्यास के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो होता है 1/4 mr²। 1/4 mr²। तो ये इसके उदाहरण हो गए, जिसे आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से नोट कर लो अपनी कॉपी में। तुरंत इस बात को रिमेंबर भी रखना। ये मैं आपको बता रहा हूं, या तो आपके स्कूल में सिद्ध पूछ लेगा, या सिद्ध के साथ प्रयोग पूछ लेगा, या लंबकोणीय अक्ष प्रमेय तथा समांतर अक्षों की जो प्रमेय है इन दोनों का सिद्ध पूछ लेगा, यानी कि प्रूफ पूछ लेगा, सिद्धिकरण पूछ लेगा। तो इसे याद रखना, इसका निगमन और इसका प्रयोग याद रखना, ठीक है। इसे नोट करो। समांतर अक्षों की प्रमेय की बात करते हैं, फटाफट से नोट करिए बच्चों। बच्चों अब बात करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, इस थ्योरम का जब प्रूफ करते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस थ्योरम के प्रूफ में बताऊंगा, जो ज्यादातर आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, और डायरेक्ट उसमें हम जीरो पुट कर देते हैं। ज्यादातर किताबों में ऐसा ही किया गया है बच्चों। तो तैयार हो जाओ, एकदम कमर कस लो, पेन खोल लो और कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है। फटाफट से बात करते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। सबसे पहले इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है, कौन सी वस्तुओं के लिए लग सकती है, कौन सी वस्तुओं के लिए नहीं लग सकती है, आपकी सभी वस्तुओं के लिए लग सकती है। अब प्रमेय क्या है, जरा सुन लो और साथ साथ पढ़ भी लेना। देखो, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। समांतर अक्षों की प्रमेय सभी वस्तुओं के लिए लगती है। क्या कहती है, यदि किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना, किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान और समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के तुल्य होता है। एकदम है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा, पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर ध्यान से समझना कि क्या थ्योरम है, कैसे प्रूफ करते हैं। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले ये 3D 2D दोनों के लिए लग सकता है, 4D कुछ होता नहीं है, ठीक। तो देखो, मैं आपको समझा दे, एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रही है ये प्रमेय। मान लीजिए कोई बॉडी है आपके पास, इस तरीके से बॉडी है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण जो है पता है, किससे, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। अब एक अक्ष है जो द्रव्यमान केंद्र से नहीं जा रही है, जो आपकी कहीं और जा रही है। मैं इस अक्ष को कह देता हूं ए प्राइम। इस अक्ष के परितः मैं इस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण देखना चाहता हूं। अच्छा, अब ये जो दो समांतर अक्ष हैं, जो द्रव्यमान केंद्र है आपका, इससे गुजरने वाली अक्ष आईसी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं इसे सी प्राइम कह रहा हूं, तथा जिस अक्ष के परितः मैं जानना चाहता हूं, इनके बीच की जो दूरी है समांतर अक्षों की, वो ए है। क्योंकि ये दोनों समांतर अक्ष हैं, इसलिए समांतर अक्षों की प्रमेय इसलिए कहा गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए कहा गया। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, इसकी सहायता से लिखना है, तो कैसे लिखूंगा,
देखो अगर मान लेता हूं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है कैपिटल एम है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी वस्तु का, देखिएगा ध्यान से, किसी वस्तु का जो है किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्य समांतर अक्षों, द्रव्यमान और समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर। ये स्टेटमेंट है। आया समझ में? एकदम आसान है, आराम से रिपीट करके सुन लेना। क्या मतलब है बोल भी देता हूं। क्या कहा है मैंने यहां पर? मैंने यहां पर कहा है कि वस्तु का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा वस्तु का द्रव्यमान और समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर। ये देखो आ गया, आसान है, थोड़ा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों, प्रूफ। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ये आपके पेपर में भी आ जाता है, स्कूल एग्जाम में भी आ जाता है, और प्रूफ का आपको अगर आईआईटी जेईई की तैयारी करनी है तो प्रूफ तो पता ही होना चाहिए। अगर डेरिवेशन बच्चों क्लियर नहीं होंगे तो हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छे से नहीं दे सकते। साथ ही साथ डेरिवेशन होने से, पता होने से क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखनी है इसकी हमें बहुत मदद मिलती है इस बात से। ठीक, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो अब क्या करता हूं, मैं द्रव्यमान केंद्र को ही मान लेता हूं। ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है, इसे मैं क्या मान लेता हूं? द्रव्यमान केंद्र मेरा मूल बिंदु है। द्रव्यमान केंद्र क्या है बच्चों? मूल बिंदु। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? आरसीएम होता है ना, हमने पढ़ा भी है। द्रव्यमान केंद्र का एक्स घटक कहलाता है एक्ससीएम, और द्रव्यमान केंद्र का जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई सीएम कहलाता है। अगर मैं इसे मूल बिंदु मान ले रहा हूं तो बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्ससीएम वाई सीएम की? एक्ससीएम की वैल्यू जीरो हो जानी है, वाई सीएम की वैल्यू भी जीरो हो जानी है। एक्ससीएम कैसे लिखते हैं? एक्ससीएम लिखते हैं समेशन एम आई एक्स आई बाई टोटल मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का कुल द्रव्यमान, वो भी जीरो हो जाना है, इसका मतलब ये होता है। और आपका समेशन एम आई वाई आई और कैपिटल एम, ये भी जीरो हो जाना है, इसका मतलब ये होता है ना? आसान बात। अब देखो, अब मुझे एक अक्ष है, ये अक्ष जो जा रही है ना, ये जा रही है आपके आपके कौन सा पॉइंट टू सी बी, बी बिंदु से जा रही है। ये मेरा मूल बिंदु है जो द्रव्यमान केंद्र है। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ए है। इसके कोऑर्डिनेट, ओ के कोऑर्डिनेट तो 0,0 का मैंने लिख दिए। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई बिंदु ले लेता हूं। ठीक है, मेरा बिंदु हो गया ये, पी बिंदु है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ये पूरी की पूरी बॉडी कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ठीक, एकदम सिंपल बात है। तो ऐसे ही कोई मैंने पी बिंदु ले लिया, पी कण ले लिया जिसका द्रव्यमान एम आई है, तथा इसकी, अब मुझे इसका बॉडी का किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है? इस एक्सिस के, जो ए डैश है। इसे कैपिटल ए ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे पता रहेगा ए डैश एक्सिस इसके परितः तो निकालना है। तो मुझे इसकी किससे लंबवत दूरी देखनी है? मुझे तो इससे लंबवत दूरी देखनी है ना। तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने कहा कि भाई इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ठीक, आसान बात है ना, कुछ दिक्कत नहीं है यहां पर। तो बच्चों अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और साथ ही साथ आपके जो ये ए एक्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट की बात करूं, मैंने कह दिया भाई इसके कोऑर्डिनेट होगा एक्स ए कॉमा वाई ए है, तो मुझे इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी देखनी पड़ेगी। वो लंबवत दूरी जिसे मैं आर कह रहा हूं, ये आर दूरी बराबर होगी, सूत्र पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में, और मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया है। ये आर स्क्वायर बराबर होगा, दो बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स माइनस एक्स ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई ए का स्क्वायर।
आसान, एकदम सिंपल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो अब मैं लिख रहा हूं वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए डैश एक्स के परितः क्या लिखूंगा, वस्तु का द्रव्यमान और उसकी जो अक्ष से लंबवत दूरी है उसका वर्ग। तो मैं कहूंगा कि एम आई एक पार्टिकल है, ऐसे कई पार्टिकल होंगे तो मुझे सभी का योग करना पड़ेगा। तो यहां पे लगा देते हैं समेशन, सभी ने पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हैं, समेशन आई वन टू एन, और ये हो जाएगा एम आई एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम आई वाई माइनस वाई ए का होल स्क्वायर। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब मैं इसे रब कर देता हूं और आगे की बात करता हूं। अब बच्चों देखो, इसे ना x कॉमा वाई की जगह एक्स आई कॉमा वाई आई कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आईएथ पार्टिकल है, ये भी आईएथ है, तो ये आई हो गया, ये भी आई हो गया मेरे भाई। अब ध्यान से समझो कि भाई इसका वर्ग खोल लो, क्या दिक्कत है, आई वन टू एन एम आई, इसका हो गया एक्स आई स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस टू एक्स आई एक्स ए, ये वर्ग खुल गया भाई। इसका वर्ग देख लेते हैं, एम आई वाई आई स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू वाई आई वाई ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब भाई लोग इसको ऐसे ऐसे करके उठा लाते हैं। ये हो गया आपका एम आई, ये हो गया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, एक चीज तो ये बन रही है। ठीक है, सिंपल, आई वन टू एन पूरा चल रहा है बड़े ब्रैकेट की। अब दूसरी चीज क्या बन रही है, एम आई समेशन, समेशन तो बाहर आ ही गया ब्रैकेट के, और आ रहा है एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना आप, दूसरी चीज क्या आ रही है, दूसरी चीज टू कॉमन ले लो, और यहां लिख दिया समेशन, समेशन तो बाहर चल ही रहा है, हमने यहां कर दिया वाई टू कॉमन ले लिया, तो टू वाई आई वाई ए इसका आया, और प्लस यहां पर एक्स आई एक्स ए। ठीक भाई, सारे टर्म्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जब बच्चों मैंने क्लास 12th दिया था तो आपकी ना ये 11 12th अलग अलग नहीं होते थे, आपका एक दिन 11th का पेपर होता था 12वीं में ही, और आपका 12th का होता था। तो मेरे पेपर में ये आया था और मैं इसे पूरा करके आया था, और मुझे काफी अच्छे मार्क्स आए थे, अपने पूरे स्कूल में जिले में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हुए, तो इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक, तो देखो ये हो गया अपना। अब एक बात देखते हैं भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी पूरी दूरी, ये वाली दूरी आर आई, और किससे दूरी है, सेंटर ऑफ मास से भाई, पूरा का पूरा आर आई यही तो बना भाई, एक्स आई का स्क्वायर, ध्यान से देख लो यहाँ पे समझ लो, ये है ना सेंटर ऑफ मास, और ये आपका एक्स आई है वाई आई है, तो भाई ये क्या हो गया, एक्स आई वाई आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका इस दूरी का स्क्वायर, आर आई का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के आर आई का स्क्वायर बन रहा है, और समेशन लग रहा है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इसको यहां लिख लेते हैं बच्चों, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, पूरा का पूरा हो गया। ठीक, एम आई यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, बाहर तो नहीं, ठीक है, एम आई यहाँ लिखना जरूरी है, और यहाँ पर भी लिखना जरूरी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि समेशन तो पूरा बाहर लिखा है। अब ये तो आईसीएम हो गया। अच्छा ये देखो, एक्स स्क्वायर, ये है ना ये बिंदु, इसके है ना ए कॉमा, ये एक्स ए कॉमा वाई ए, तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ना, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी। अब तो ये तो हो गया आपका प्लस समेशन एम आई और ए स्क्वायर, ए में आई नहीं आ रहा, तो ये तो आई से इंडिपेंडेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लोगे, समेशन टोटल एम आई करोगे, यानी कि जितने भी कण हैं उन सभी का योग, जो कि बन जाएगा वस्तु का कुल द्रव्यमान। लिख लेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं ये क्या बन रहा है, तो बेटा टू कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन एम आई वाई ए माइनस टू समेशन एम आई एक्स आई एक्स ए। ठीक,
अच्छा देखो यहां पर मैंने कुछ लिखा है, समेशन एम आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 0। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया यहीं से, तो बचा क्या, केवल ये बचा है, तो हो गया आई सी एम टोटल। ये तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और समेशन एम आई की वैल्यू वस्तु का कुल द्रव्यमान हो गया एम ए स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका प्रूफ। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से समझ लो। नहीं आया तो बता देना, कहाँ किस पॉइंट में समझ में नहीं आया मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना, समझा दूंगा दोबारा से। और लाइव लेक्चर भी होंगे उसमें भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसे नोट कर लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, फटाफट से नोट करिए। तो बच्चों अब देखते हैं एक क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये जो आपकी है ना, ये आपका ठोस गोला है, क्या है ये, ठोस गोला। और इस ठोस गोला का केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण होता है वो कितना होता है भाई, 2/5 mr² सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये 2/5 mr², आर इसकी त्रिज्या है, एम द्रव्यमान है। बात सही है, एकदम आसान बात है, ठीक। अच्छा मैंने कहा कि चलो इसकी एक स्पर्श रेखा के, ये स्पर्श रेखा है कुछ इस तरीके से जो टच करती हुई जाती है, आपको पता भी होगा। इस स्पर्श रेखा के परितः कितना जड़त्व आघूर्ण, जिसे मैं कह रहा हूं ए प्राइम, ठीक। एक्सिस का नाम दे दिया मैंने, क्या दिया है, ए प्राइम। इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो ये निकालना है। आर स्क्वायर गलती से लिख दिया है, ये आर ही है, तो ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, समांतर अक्षों की प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। समांतर अक्षों की प्रमेय यही कहती है ना कि यदि मुझे किसी वस्तु का किसी अक्ष के सापेक्ष निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, तो क्या करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे लिखो, 2/5 mr²। दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी ले लो, उसका वर्ग करो, r²। वस्तु का द्रव्यमान लो, उसकी गुणा कर दो, बस इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका ए प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस mr²। भाई दोनों स्पर्श रेखा है ना, केंद्र से आरी दूरी होगी इसकी, ये हो गया आपका 7/5 mr², और ये आ गया आंसर। इसका उपयोग जो है बच्चों बहुत, जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ते हैं, जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर आता बहुत है, ठीक। या फिर जो आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए अगर क्वेश्चंस आसानी से करते हैं, 30 सेकंड में कैसे सवाल होना है ये चीज सोचनी है, तो बहुत आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड, साथ ही साथ उसके नेक्स्ट लेक्चर में घूर्णन त्रिज्या की बात करूंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्कूल एग्जाम में। तो अभी जुड़े रहें व्युत्पत्ति के साथ, मेहनत करते रहें और नोट्स प्रॉपर खुद से बनाएं, अच्छे से लिखें, बाकी भ्रमित ना हो। वास्तविक पढ़ाई बच्चों इसी तरीके से होती है। केवल अगर मैं आपको टीवी शो यहां पर दिखाऊंगा तो शायद मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करूंगा, जो कि मैं उचित नहीं समझता। तो बच्चों मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो और एकदम खुश रहो, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।